Hello, friends. Welcome back again on the I Have a Vision Academy YouTube channel. In short, I Have Academy. So, without any further ado, let's start today's topic. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ठीक है, ये नया चैप्टर है. बिफोर आई स्टार्ट दिस न्यू चैप्टर, इन प्रीवियस चैप्टर देयर इज अ टर्म कॉल्ड डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री. ठीक है, तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता था? दिस पर्टिकुलर टर्म डोमेस्टिक टेरिटरी इज नॉट इक्विवेलेंट टू द एक्चुअल टेरिटरी और जोग्राफिकल टेरिटरी ऑफ द कंट्री. ठीक है, तो ये जो टर्म है डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी, इसमें अपार्ट फ्रॉम द जोग्राफिकल टेरिटरी ऑफ इंडिया देर आर सम थिंग्स इंक्लूडेड. डेट्स वाई इट इज नॉट इक्विवेलेंट टू द जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री. तो उसमें क्या आएगा? ये प्योरली इकोनॉमिक टर्म है. द प्रोडक्शन टेकिंग प्लेस on the soils of a country, production on soils of country, वो तो इंक्लूड होती है हमेशा जीडीपी में, है ना. बट सपोज देयर इज अ पर्टिकुलर फ्लाइट ऑपरेटिंग बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका. ठीक है, एंड दैट पर्टिकुलर कंपनी हैज बीन रजिस्टर्ड इन इंडिया. ओनर कौन है प्लेन का? इंडियन पीपल है. ठीक है, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर जो भी है सब इंडियंस हैं. तो अब ये जो पर्टिकुलर सर्विस काउंट होगी एरोप्लेन की, वो कहाँ जाएगी? सो डेट बिलोंग्स टू इंडिया. ठीक है, इट मीन्स द एयर ट्रेवल्स जिन कंपनी के शेयर्स इंडिया के रेजिडेंट्स या सिटीजन्स के पास है. शिप्स, इंडियन शिप्स or boats, Indian boats in the international waters. So this particular ship, the deck of the ship will belong to India. ठीक है, it will considered as the geographical territory of India only. ठीक है, consulates, Indian consulates in different or Indian embassies in different countries. So that particular consulate or embassy, the ground belongs to India. It is nothing but a Indian territory abroad. ठीक है, ये जो भी consulates की building होती है. And same will be apply vice versa. It means the consulates or embassies of other countries in India will be their their domestic territory and not ours. समझ गए? So this is the टर्म डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री. तो छोटा सा था, मतलब आपको बेसिक समझ आ गया ना. अब इसमें कुछ भी आपको दे सकते हैं, जैसे इफ अ पर्टिकुलर माइनिंग कंपनी इज एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स बीनीथ द सी और उसको पर्टिकुलर राइट्स हैं, दैट पर्टिकुलर कंपनी हैज़ द एक्सक्लूसिव राइट टू एक्सट्रैक्ट दैट मिनरल इन इंटरनेशनल वाटर्स. सो दैट पर्टिकुलर इकोनॉमिक थिंग विल बी इंक्लूडेड इन इंडियन इकोनॉमी. क्यों? क्योंकि वो जो कंपनी थी वो इंडिया की थी. तो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया ना. जो भी इंडिया के लिए, इंडिया जिस पे ओन करता है, वो सब डोमेस्टिक या इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंडर ही आएंगी. ठीक है, कंसलेट्स का मैंने बता दिया आपको. नाउ द टॉपिक जीडीपी. नाउ देयर आर various terms included. So these are the four terms we will be studying. Gross domestic product, आपको अभी तक तो डेफिनेशन याद हो गई होगी. नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये चार टर्म पढ़ेंगे. जीडीपी, आई हैव टोल्ड यू, अगेन आई एम टेलिंग यू, all final values of goods and services produced within the domestic territory or economic territory of India in 1 year.
मैंने क्या किया, जो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड था उसमें 1 ईयर पुट कर दिया, और स्पेसिफिक टेरिटरी जो भी थी हमने डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया बता दी। क्यों? क्योंकि अब हम सबको इंडियन इकोनॉमी ही पढ़नी है। सो डेट इज नथिंग बट जीडीपी। अब जीडीपी से ही हम इन सबको डिराइव कर देंगे। कैसे करेंगे? whenever you go from gross to net, we will deduct the value of depreciation। इतना याद रख लेना। I have told you what is depreciation. So NDP, net domestic product is equal to gross domestic product minus depreciation। depreciation किसका? कैपिटल गुड्स का, ठीक है। देन कम्स GNP, ये भी GDP से निकलेगा। This is the formula of GNP, gross national product। It is equivalent to gross domestic product plus net factor income from abroad, NFIA, net factor income from abroad। Now what is this net factor income from abroad? देखिए, it involves two things। First belongs to the residents and then to foreigners। So in case of residents, we have to plus the factor income। What is factor income? What is factor income? Factor income is the income earned by the 4 factors of production। क्या है 4 factors of production? I have told you in previous classes। वही लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर एंड कैपिटल। फैक्टर इनकम किसको मिल रही है? रेजिडेंट्स को, रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। तो NRI इसमें इंक्लूड होंगे या नहीं? नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ऑफकोर्सली जब नॉन लग गया तो क्यों इंक्लूड होंगे? यहाँ रेजिडेंट्स लिखा है मैंने, है ना। देन फॉरेनर्स, कुछ फॉरेनर्स ऐसे हैं हु आर वर्किंग ऑन द इंडियन सॉइल्स, बट वो फॉरेन को बिलोंग करते हैं। दे आर नॉट इंडियंस, दे आर टेम्पररीली रिजाइडिंग इन इंडिया, ठीक है। तो ये जो टेम्पररीली रिजाइड कर रहे हैं इंडिया में फॉरेनर्स, इनकी हमको फैक्टर इनकम डिडक्ट करनी पड़ेगी बिकॉज दे आर टेम्परेरी, ठीक है। एंड द सम ऑफ दीज टू विल गिव अस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नाउ दिस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ऐसा भी कुछ मनी होते हैं इकोनॉमी में जिसमें काम कुछ नहीं करना होता, बस गिफ्ट मिलते रहते हैं। जैसे आपकी फूफी रहती है जापान में, आपका बर्थडे आ रहा है, that particular foofy of yours is very kind and generous, so she will pack an iPhone 10 and send it to you in India। so that particular gift, उसमें क्या है, आपने कुछ किया है। चलो ये तो मैंने प्रोडक्ट ले लिया, मान लो उसने 70,000 रुपये भेजे आपको, फिर तो that particular 70,000 rupees is not on the 4 factors of production, rather it is kind of a gift or transfer payment। so this particular word will be used, transfer payment। so this particular transfer payment and these kind of transactions will not be included in net factor income from abroad। आगे आपको समझ में? So gross national product is equal to gross domestic product plus net factor income from abroad। Net factor income from abroad means it is net
It means there are two or more things. So there are two things involved in the net factor income from abroad. First is the factor income which has been acquired by the residents of India and subtracting the the factor income of the foreigners. So this gives us net factor income from abroad, which doesn't include transfer payment and anything like these kind of transactions. So this was nothing but GNP. ग्रॉस से नेशनल पे जाना है, सॉरी ग्रॉस से कभी भी नेट पे जाना है तो माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन. नेट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन. ठीक है. सो दीज आर द टर्म्स रिलेटेड टू जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से. दिस इज अ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल. वैसे तो सारे ही हैं पर दिस इज इम्पोर्टेंट वन. ठीक है. क्यों? क्योंकि एनएसओ हमारा जीडीपी कैलकुलेट करता है वाया 2 मेथड्स. कल हमने 3 पढ़े थे पर यहाँ 2 मेथड से ही कैलकुलेट होती है इन इंडिया. वैल्यू एडिशन है, एक्सपेंडिचर मेथड. ठीक है. इसको अगर हम पॉपुलेशन ऑफ इंडिया से डिवाइड कर दें तो वो क्या आ जाएगी? पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया. पर कैपिटा इनकम. ठीक है. और इसी को ही नेशनल इनकम कहा जाएगा. ठीक है. सो दिस वाज द होल कंसेप्ट रिगार्डिंग मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स. Absorb this. अच्छा, when NSO, National Statistical Organization, will calculate the GDP of India by these two methods. So ideally it should be, the result should be equivalent, but due to जो उनका इनपुट है उसके लिए उसके हिसाब से ये इक्वल नहीं आती इन दोनों केसेस में रिजल्ट. तो उस पर्टिकुलर डिफरेंस को, जो भी रिजल्ट का डिफरेंस है, उसको हम बोल देते हैं डिस्क्रिपेंसीज. क्यों? क्योंकि वो इनपुट जो हमारा वेरिएबल है उससे अफेक्ट हो रही है. ठीक है. So GDP via these two methods can be calculated at factor cost or market price. Now what is this factor cost and market price? ये बहुत ही बेसिक्स क्लास है. ठीक है. GDP स्टार्ट हो गया है बट these are all the basic concepts. Suppose a burger manufacturing company is producing a burger worth ₹100. ठीक है. It means ये है फैक्ट्री and when the burger comes out of this factory, the 4 factors of production are worth ₹100. हमने बताया था 4 factors of production. हमने एग्जांपल भी लिया था कि उनकी वर्थ जितनी भी होती है, दिस इज डेट वैल्यू. सो जब बर्गर कंपनी के बाहर आया, so these 4 factors of production are demanding ₹100 in the market. ठीक है. But in real world the scenario is quite different. In that particular example we have taken, there are no government sector as well as no external sector. But here there is government, and government for running the administration of the country is demanding some taxes. So government is demanding 10% tax from this particular burger factory per burger. So this company have to sell their burger at
110 by adding this 10% taxes. So in this particular 110 rupees value, there is 100 rupees factor cost, sorry, not factor cost, 100 rupees worth of 4 factors of production: land, labor, capital, entrepreneur, and 10 rupees is to tax. So after selling this burger in the market, this particular amount have to be payable by household sector. And after collecting this 110 revenue, the company will keep 100 rupees by itself and deposit 10 rupees in government's account. ये है real world scenario. Now this is factor cost and this is market price. इतना सिंपल है. Now assume quite different scenario. ये पूरा यहीं तक आने दो 110 तक. Now मिनिस्ट्री ऑफ फूड, ठीक है, उसने क्या किया, उसने बोला भाई बर्गर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ एज इट इज प्रोवाइडिंग वेरियस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. तो हम अपनी जनता को बहुत ज़्यादा बर्गर खिलाना चाहते हैं और ऐसा करना चाहते हैं कि मतलब सुअर बन के फट जाए, ऊपर जाके फट जाए हमारी जनता, इतना बर्गर खिलाएंगे हम. सो टू मैक्सिमाइज द कंजम्पशन ऑफ बर्गर्स, वी आर सब्सिडाइजिंग द बर्गर्स एट 5 रुपीज. 5 रुपये माइनस कर देंगे हम. तो बर्गर कंपनी क्या बोलेगी, बर्गर कंपनी तो 100 रुपीज़ में प्रॉफिट उसका इंक्लूडेड है, ये सब गवर्नमेंट कर रही है बाहर से. सो बर्गर कंपनी विल डिडक्ट 5 रुपीज़ फ्रॉम 110 एंड सेल इट इन मार्केट इन 105 रुपीज़. ठीक है. सो नाउ दिस इज मार्केट कॉस्ट. जो भी मार्केट में बिक रहा है वही मार्केट कॉस्ट हो जाएगी. ठीक है. और इसके हिसाब से अब ये वेरिएबल बदल जाएंगे. अंडरस्टूड. सो दिस इज द मार्केट प्राइस एंड दिस इज द फैक्टर कॉस्ट. हमारे इंडिया में एनएसओ एट मार्केट प्राइस निकालता है. ठीक है. मार्केट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस पे अभी देख लेते हैं क्या होता है ये दोनों, कांस्टेंट और करंट प्राइस. अब इन दोनों को भी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से. तो हमारे इंडिया में वी फॉलो दिस. अर्लियर वी आर फॉलोइंग दिस बट नाउ आफ्टर 2015 आई थिंक वी आर फॉलोइंग दिस. एब्जॉर्ब दिस. Before going to the real GDP and nominal GDP, a small terminology: per capita GDP growth. Suppose we are taking 2015-16 year, ठीक है, and the growth rate in GDP is 8%. It means by 8% our GDP is growing, our economy is growing. So अगर यहाँ हम इसको y मान लेते हैं, पॉपुलेशन को p मान लेते हैं, तो रेशियो क्या हो जाएगा, y by p, पर कैपिटा GDP ग्रोथ का रेशियो y बाई पी हो जाएगा. तो हमने यहाँ क्या माना है, 1y. जीडीपी को y ले रहे हैं. मैंने बोला 8% से ग्रो हो रही है, 1.08 y होगी. ठीक है. पॉपुलेशन जो है वो 1% से ग्रो हो रही है इस ईयर में, तो 1.01 पी हो जाएगी. ठीक है.
नाउ व्हाट इज पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ? 1.08 y अपॉन 1.01 p, ठीक है। और अब इसका इस वाले से हम बेस लेके निकाल रहे हैं। इट मीन्स कंपैरिजन के लिए हमें दो चीज़ चाहिए ना। तो अगर 2016 में ये हुई, ऐसा समझो आपको ज़्यादा समझ में अच्छे से आ जाएगा। 2015-16 एंड 16-17। तो अब हम कंपेयर करेंगे, पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ है क्योंकि, तो y/p इससे डिवीजन कर दिया, ये पूरा कट गया, और ये जितनी भी वैल्यू आएगी वो है हमारी पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ, ठीक है। ठीक है, इसका मतलब 6.9% से हमारी पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। पर कैपिटा क्यों आया? क्योंकि पॉपुलेशन से डिवाइड आया। अगर पॉपुलेशन से डिवाइड नहीं होता तो ये तो जीडीपी ग्रोथ हो जाती है सिंपली, ठीक है। तो पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ तो 6.9% से ग्रो हो रही है। एब्जॉर्ब दिस। Now we will study the difference between real and nominal. पहले तो रेक्टिफिकेशन करना है, तो ऐसे कर लो, जो नॉमिनल है वो है रियल प्लस इन्फ्लेशन। इट मीन्स नॉमिनल जीडीपी इंक्लूड्स इन्फ्लेशन, और रियल में इन्फ्लेशन नहीं होती। इन रियल देयर इज इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट, मतलब रियल नहीं होती। नॉमिनल में इन्फ्लेशन इज इंक्लूडेड, रियल में इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट हैज बीन टेकन प्लेस। तो ये तो हो गया रेक्टिफिकेशन की बात। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एक्चुअली रियल जो है वो कांस्टेंट प्राइसेस से रिलेटेड है, एंड नॉमिनल जो है वो करंट प्राइसेस से रिलेटेड है, ठीक है। अब होता क्या है, ये मान लीजिए, ठीक है, इकोनॉमी में, इन इकोनॉमी वी हैव ओनली टू थिंग्स, दिस इज यूटोपियन वर्ल्ड। यहां हम लिखेंगे क्वांटिटी, यहां लिखेंगे प्राइस, ठीक है, वीट की। 2011-12 में, इन 2011-12 द क्वांटिटी ऑफ व्हीट जनरेटेड इज 10 kg एंड द प्राइस ऑफ व्हीट इन द मार्केट इन 2011-12 वाज 7 रुपीज पर kg, ठीक है। 12-13 में कुछ भी मान लीजिए, 11 kg, यहाँ 7 है, यहाँ 9 ले लीजिए पर kg, यहाँ मान लीजिए 9 मान लीजिए, 9 kg वीट, और कितना मानोगे, 5 मान लेते हैं, 5 रुपये पर kg हो रहा है, ठीक है। अब राइस के भी क्वांटिटी पी क्यू पी, ठीक है। यहाँ भी कुछ भी मान लेते हैं, 15 kg, 11 kg, 20 kg, प्राइस 7, 8, 9 मान लिया। अब अगर इसकी जीडीपी कैलकुलेट करनी है, हमें तो पहले पूरा टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, बिकॉज देयर आर ओनली 2 प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। तो यहाँ अगर जीडीपी करेंगे तो मतलब हम नेट कर रहे हैं अभी, तो क्या होगा, 10 × 7 प्लस 15 × 7, तो हमारे पास क्या आ गई, 2011-15 में कितना प्रोड्यूस हुआ है व्हीट और राइस, उसका हमारे पास
फाइनल वैल्यू होगी, एंड दैट इज नथिंग बट जीडीपी। तो यहाँ क्या आएगा 10 इंटू 7 प्लस 15 इंटू 7, ये दोनों को मिला के ये हो गया। 2012-13 में 11 इंटू 9 प्लस 11 इंटू 8, और 13-14 में 9 इंटू 5 प्लस 20 इंटू 9। ठीक है, अब ये जितना भी आपका सम आएगा, अब क्या करना है हमें, ये जितना भी आएगा, मान लो ये आया x, ये आया x डैश और ये आया x डबल डैश, तो इससे अभी हमको कंपैरिजन वापस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमेशा हमें इकोनॉमी में ग्रोथ चाहिए होती है। ठीक है, इट मीन्स कंपैरिजन ऑफ 2 डिफरेंट ईयर्स। अंडरस्टूड? अब इसका जब हम करेंगे इसके साथ, तो हमारे पास एक परसेंटेज आ जाएगा, वो मान लो 13% है। ठीक है, यहां मान लो 12% आ गया। तो आप देख रहे हो कि ये कम हो रही है हमारी ग्रोथ, है ना? तो ये हमारी ग्रोथ कम हो रही है, तो इससे हमें समझ आता है, और ये हमने नॉमिनल पे निकाली है। क्यों? क्योंकि जो उस टाइम प्राइस था डेट ऑल्सो इंक्लूड्स द इन्फ्लेशन। अगर 7 है तो 7 में इन्फ्लेशन एडेड है, अगर 9 है तो 9 में इन्फ्लेशन एडेड है, अगर 5 है तो 5 में इन्फ्लेशन एडेड है। सो हमने इसको कुछ अलग नहीं किया, डिफरेंट नहीं किया, हमने सीधा वॉल्यूम इनटू प्राइस किया, दोनों व्हीट और राइस का यहाँ लिख दिया। इसका जो भी हमारे पास आएगा आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, x डैश x डबल डैश। इससे हम कंपैरिजन करेंगे अब 2 डिफरेंट ईयर्स का, बिकॉज वी ऑलवेज नीड ग्रोथ। ठीक है, वेरिएबल्स की ग्रोथ चाहिए होती है हमें, उसी से हम डिडक्शन निकाल देते हैं इकोनॉमी में। सो अगर ये 13% आया, 12% आया, इट मीन्स जीडीपी ग्रोथ इज डिक्लाइनिंग। ठीक है, अभी भी पॉजिटिव में है जीडीपी, बट द ग्रोथ रेट इज डिक्लाइनिंग। आया समझ में? इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये वाला एग्जाम्पल। एक्चुअली ये मैं निकाल सकता हूँ, बट इसमें फालतू में टाइम लग जाएगा, तो आप एक बार अपने घर पे भी निकाल लीजिएगा। आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। हमने इन सब में, मैंने आपको बताया, इन दिस पर्टिकुलर 7 per kg ऑफ वीट द इन्फ्लेशन रेट इज ऑल्सो इंक्लूडेड, क्योंकि हमने छेड़ा ही नहीं है, हमने उतना ही माना है। 2012-13 में वीट का प्राइस इतना था, राइस का 8 ही था, तो 8 में इंक्लूडेड इन्फ्लेशन। सेम गोज फॉर ईयर 2013-14। हमने राइस का भी ऐसे लिख दिया, और हमने नॉमिनल जीडीपी निकाल दिया। वाई नॉमिनल? बिकॉज आई हैव टोल्ड यू नॉमिनल में इन्फ्लेशन इंक्लूड होता है पहले से। सो हमारे नॉमिनल जीडीपी आ गया इतना, इतना और इतना। हमने मान लिया x डैश x डबल डैश। ठीक है, मान लो ये x मान लो है 200, ये है 220 और ये है 224। So we can see nominal GDP is increasing 200 to 220 to 224. बट आप देख पा रहे हो, अगर हम इसका ग्रोथ रेट निकालें, इट मीन्स 20 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100, यहाँ 4 डिवाइडेड बाई 220 अपॉन 100। तो ये चेंज हो जाएंगे, ये तो हमने माने हैं, ये तो गैस वर्क है। तो जब हम इसका निकाल देंगे इन दोनों का ग्रोथ, तो मान लो वो आएगा 4% मान लो। ठीक है, आप निकाल लेना आराम से। ये मान लो 2%। क्यों? क्योंकि मैंने लिया ही ऐसा है, 200, 220 एंड 224। सो यू सी नॉमिनल जीडीपी इज इंक्रीजिंग, बट द ग्रोथ रेट ऑफ नॉमिनल जीडीपी इज डिक्रीजिंग। तो ये 2 अलग अलग टर्म है। इन द यूपीएससी एग्जाम्स जो वो 3-4 स्टेटमेंट वाला पैटर्न होता है, उसमें ये दे सकते हैं कि इन द प्रीवियस ईयर और इन द रिसेंट ईयर्स द ग्रोथ रेट, द नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इज ऑन डिक्लाइन। तो उससे क्या समझ में आता है? जब ग्रोथ रेट ऑफ नॉमिनल जीडीपी इज डिक्लाइनिंग, तो इससे क्या समझ आता है? क्या हम इससे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमारा नॉमिनल जीडीपी भी डिक्लाइन हो रहा है? क्या हम ये शॉर्ट बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। क्यों? अभी आप देख तो रहे हो, यहाँ 200 है,
यहाँ 220 है, यहाँ 224 हो रहा है, उसकी ग्रोथ में जितना इजाफा होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, बट द ओवरऑल नॉमिनल जीडीपी इज एक्सपेंडिंग। तो ये शॉर्ट हम नहीं बोल सकते, ठीक है। और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है ना, कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव ग्रोथ है, ग्रोथ रेट हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, जैसे 4% है, 6% है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि अवर जीडीपी इज इन पॉजिटिव? ये बोल सकते हैं क्या हमारी जीडीपी पॉजिटिव में रहेगी? ये भी नहीं बोल सकते। मान लो हमारी जीडीपी है -220 मान लो, और अब ग्रोथ रेट में आके ये 0 आएगी, उसके बाद ये 100 कुछ जाएगी, है ना। तो ग्रोथ रेट तो पॉजिटिव है, बट वी कांट से एनीथिंग अबाउट आवर नॉमिनल जीडीपी। तो ये कंसेप्ट थोड़ा याद रखना, और अगर नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट डाउन। नॉमिनल हमारा हो चुका है, रियल क्या होता है? इन रियल द इन्फ्लेशन इज नॉट देयर, इट मीन्स इन्फ्लेशन इज एडजस्टेड इन द रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन एडजस्ट करेंगे कैसे? बहुत ही सिंपल तरीका है। एक बेस ईयर मान लो। व्हाट इज दिस बेस ईयर? दिस इज एन अजम्पशन कि हमको कोई भी एक ईयर का प्राइस ऑफ व्हीट एंड राइस कांस्टेंट रख दो। व्हीट एक प्रोडक्ट है, इसका एक पर्टिकुलर ईयर का आप कोई भी प्राइस कांस्टेंट रख दो। हम 7 कांस्टेंट रख सकते हैं। वी कैन टेक कांस्टेंट एज 9, वी कैन टेक कांस्टेंट एज 5, ठीक है। इफ वी टेक कांस्टेंट एज 5, सो आवर 2013-14 विल बी बेस ईयर, ठीक है। एंड नाउ वी विल यूज दिस पर्टिकुलर 5 इन एवरी ईयर ऑफ व्हीट। मतलब हम यहाँ भी 5 से करेंगे, यहाँ भी हम 5 ही मानेंगे प्राइस किसका? व्हीट का। सारे ईयर्स में हम 5 ही मानेंगे, बिकॉज 2013-14 इज आवर बेस ईयर, ठीक है। नाउ दिस राइस इज डिफरेंट प्रोडक्ट। अब इसका भी हमें इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। इन दोनों का एक जैसा कोई ना होगा, इन्फ्लेशन अलग अलग हो सकता है ना। क्या पता इसमें बम्पर एकदम बढ़ोतरी हो, बहुत अच्छा मॉनसून हुआ हो तो बहुत अच्छी, सॉरी इसमें राइस है ना, खरीफ कौन सा है? राइस है, तो इसमें बहुत अच्छा मॉनसून हुआ, और व्हीट में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ हो, किसी भी कारण से पेस्ट अटैक हो गया मान लो, तो दिक्कत हो सकती है। तो इन्फ्लेशन अलग अलग होगा दोनों में। दूसरा प्रोडक्ट है राइस। राइस का भी हमें 2013-14 ही मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बेस ईयर है ना, दोनों का अलग अलग मानेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। सारे प्रोडक्ट्स का, सारे लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स का वी हैव टू अज्यूम वन पर्टिकुलर बेस ईयर, और उसके हिसाब से वी विल अज्यूम देयर प्राइस वैल्यू। 2013-14 इज बेस ईयर, दैट्स व्हाई ₹5 per kg has been made constant in the case of wheat. 2013-14 the rice is sold at 9 per kg, ₹9 per kg. So in every year we will include it as 9. तो रियल जीडीपी क्या होगा? 10 into 5 प्लस 15 into 9। समझ में आ गया? ये दो लिख सकते हो ऐसे, क्योंकि हम आगे कैलकुलेशन तो कर नहीं रहे। ये लिख के और दिखा देता हूँ, ये आप लिखना 11 into 5 प्लस 11 into 9, और ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दिए, या तो अगर आपको समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। सो इसमें भी हम वापस वही वी कैन यूज दिस नॉमिनल जीडीपी। क्या ये x है, ये x डैश है, ये x डबल डैश है, ये इससे बड़ा है, सॉरी ये इससे बड़ा है, x डैश इज ग्रेटर देन x और x डबल डैश इज ग्रेटर देन x डैश, ठीक है। तो वही एग्जांपल ले लो, 200, 220, 224। तो इन केस ऑफ रियल जीडीपी उसमें भी हम नहीं बता सकते अगर ग्रोथ इज पॉजिटिव और नेगेटिव। इफ ग्रोथ इज इंक्रीजिंग वी कैन नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द रियल जीडीपी सिनेरियो, है ना, और एंड वाइस वर्सा ऑल्सो। सो दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स वी हैव टू फोकस इन अवर प्रीलिम्स एग्जाम, अंडरस्टूड। सो यहाँ क्या किया हमने? इन द केस ऑफ नॉमिनल जीडीपी वी हैव यूज द करंट प्राइसेस, जो भी करंट में है
वही हमने प्राइसेस ले लिए, एंड दैट पर्टिकुलर प्राइस, करंट प्राइस इंक्लूड्स द इन्फ्लेशन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉमिनल. In case of real GDP, we have assumed a constant base year, so a constant price of the products will be taken of that particular year. So the inflation has been adjusted in the nominal. So the inflation adjustment in nominal will give us real GDP. Understood? और ये जो लास्ट में जो कंक्लूजन मैंने दो बताई वो अच्छी तरह याद रखना, ठीक है. सो दिस वॉज नथिंग बट रियल एंड नॉमिनल जीडीपी. ये बहुत टेक्निकल था और एग्जाम्पल से ही इसे बहुत अच्छे से समझ आएगा. तो अगर आपको एग्जाम्पल समझ आ गया तो वेल एंड गुड है, नहीं आया तो वापस बता देंगे क्या दिक्कत है, कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना. सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ योर कंसेप्ट्स आर गेटिंग क्लियर, सो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. इतना तो सपोर्ट बनता ही है. और 2 बार लाइक मत कर देना क्योंकि दूसरे बार में डिसलाइक हो जाएगा. सो प्लीज़ share it with your friends and subscribe to this YouTube channel. तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद.